विराज के ऊपर जाने के बाद प्रखर गुप्ता और जानवी कपूर वापस से कार में जाकर बैठ गए थे। लेकिन कार में बैठे बैठे दोनों को बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए चहलकदमी करने के लिए वो दोनों कार से बाहर निकल आए थे। उसी वक्त तेज रफ्तार के साथ एक वैन प्रखर और जानवी के पास आकर रुकी और वैन में बैठे कुछ लोगों ने प्रखर और जानवी को किडनैप करने की कोशिश की। हालांकि किसी ने सोचा नहीं होगा कि जानवी जैसी खूबसूरत लड़की में इतनी ताकत हो सकती है। अगर ठीक लफ्जों में कहा जाए तो इस मौके पर जानवी प्रखर से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नजर आई थी। हालांकि जानवी और प्रखर दोनों ने सोचा नहीं था कि उन्हें इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। गुंडे अचानक से जानवी और प्रखर पर लपक पड़े थे, लेकिन वो उन दोनों को वैन में बिठाने से पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए। दो गुंडे जो जानवी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, जानवी ने बैक किक लगाते हुए उन गुंडों को अच्छा सबक सिखा दिया था। दूसरी तरफ दो गुंडों ने प्रखर को बुरी तरह दबोच रखा था। जब टैटू भाई के आदमियों ने देखा कि बात इतनी आसानी से नहीं बनने वाली है, तो तुरंत ही 20 से ज्यादा गुंडे उस बिल्डिंग से बाहर निकल आए और सभी जानवी और प्रखर पर धावा बोल चुके थे। तभी शोभराज जिंदल के काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स ने अपना खेल दिखाया और पलक झपकते ही उन 20 से ज्यादा गुंडों को जमीन पर धराशायी कर दिया था। जिन लोगों को विराज एक भीड़ के नजरिए से देख रहा था, वो असल में टैटू वाले आदमी के भेजे हुए गुंडे थे, जिन पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। उन 4 बॉडीगार्ड्स के लिए ये काम कोई मुश्किल वाला नहीं था और उन गुंडों से इंटरोगेशन करना भी उनके लिए बेहद आसान था। दरअसल वो गुंडे टैटू भाई के लिए काम करते थे। उन्हें सिर्फ यही बोला गया था कि उन्हें विराज, जानवी और प्रखर का किडनैप करना है। आगे उनके साथ टैटू भाई क्या करने वाले थे वो उन गुंडों को नहीं पता था। क्योंकि तुम लोग ये काम दूसरों के लिए करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं खड़ी करूंगा। क्या कहा था तुम्हारे टैटू भाई ने तुमसे? हमें लेकर आना है? ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। जब जानवी ने सारी घटना विराज को बताई तो सभी ने सोचा कि विराज उन गुंडों की हड्डी पसली एक करवा देगा जो अभी जमीन पर बैठकर रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन जब विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए तो ऐसा लगा जैसे मानो उनका पाला दुनिया के सबसे बड़े फूल से पड़ा है। विराज की बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि गुंडे भी डिसबिलीफ में विराज को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराज उनकी मदद क्यों करना चाहता है, जबकि वो सब तो खुद विराज के चंगुल में हैं। लेकिन इस मैथमेटिक्स को समझने के लिए दिमाग की जरूरत थी, जो शायद विराज में था। नहीं, 1 मिनट, केवल मैं ही तुम्हारे साथ चलूंगा। जब समय आएगा तो तुम मुझे टैटू भाई के हवाले कर देना। मैं भी तो देखूं कि आखिर ये टैटू भाई है कौन और आखिर हमारा किडनैप क्यों करना चाहता था। बोलो, क्या बोलते हो तुम लोग? इससे पहले कि विराज एक एक करके गुंडों की खटिया खड़ी कर देता, उनके लिए विराज की ये शर्त मानना कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि एक अच्छा सौदा था। तुरंत ही उन गुंडों ने अपनी गर्दन हिलाते हुए विराज की बात पर हामी की मुहर लगा दी थी। रही जानवी और प्रखर की बात, तो उन्हें विराज का ये आइडिया पसंद तो नहीं आया था, लेकिन भड़कीले विराज के सामने अगर वो कुछ भी बोलते तो उनकी चलने वाली नहीं थी। इसलिए दोनों ने अपना मुंह बंद रखते हुए विराज के काम में टांग नहीं अड़ाई थी। लेकिन विराज भी जानता था कि उसका अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत ही अपने 4 बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और वो विराज के इशारे को समझ गए थे। अपने काले कपड़े उतारते हुए विराज के 4 बॉडीगार्ड्स भी अब टैटू भाई के 20 गुंडों में शामिल हो गए थे और उन्होंने विराज को दबोचते हुए वैन में बिठा दिया था। प्रखर और जानवी को इस खेल से दूर रखा गया था। जब वैन प्रखर और जानवी की नजर से दूर चली गई तो उन दोनों के पास बदले हुए विराज को देखने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। मुंबई शहर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 3 पार्ट्स में विराज की अच्छी पकड़ थी, लेकिन चौथा पार्ट विराज की ऑपोजिट पार्टी का था, यानी वो पार्ट जिससे विराज ज्यादा वाकिफ नहीं था और विराज को उस पार्ट में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको इम्तिहान देना ही हो तो फिर डर किस बात का, और यहाँ पर विराज को चौथे पार्ट में ही ले जाया जा रहा था। जब विराज के ही 4 बॉडीगार्ड्स उसे घसीटते हुए क्लब के अंदर ले गए तो विराज को बहुत ही डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग आ रही थी। विराज को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन विराज जानना चाहता था कि आखिर इन सबके पीछे कौन है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो विराज इस जगह पर आना चाहता था। टैटू भाई, हम एक आदमी को लेकर आए, बाकी के 2 हमें नहीं मिले। वो आदमी जिसके सर पर ड्रैगन वाला टैटू बना हुआ था, उसे सब टैटू भाई कहकर बुलाते थे। दूसरे माले पर खड़े होकर वो नीचे के नजारे को देख रहा था। जब विराज को वहां लाया गया तो टैटू भाई के एक आदमी ने
टैटू भाई को विराज के लाने की खबर दे दी थी। क्या बात है, इतने कम समय में तुम्हें कम से कम एक आदमी तो मिला। इसे कमरा नंबर 222 में ले जाओ और हर्षल राजवर्धन सिंह के हवाले कर दो। ध्यान रहे, डील करते वक्त हमें हर्षल भाई की बात ध्यान से सुननी है। तुम लोग वहां पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ये बोलते हुए उस टैटू वाले आदमी ने विराज को देखा जिसे बॉडीगार्ड्स ने दबोच रखा था। हालांकि विराज को पहले कभी टैटू भाई ने नहीं देखा था, लेकिन उन्हें अपनी आदमियों पर पूरा भरोसा था कि वो एकदम सही इंसान को उठाकर लाए हैं। विराज को देखते हुए टैटू भाई को बस अपना पैसा ही दिखाई दे रहा था और इसी के साथ उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। जैसे ही विराज ने हर्षल राजवर्धन सिंह का नाम सुना, वैसे ही उसे सारा माजरा याद आ गया। हालांकि विराज ने सोचा नहीं था कि हर्षल राजवर्धन सिंह इस हद तक जाएगा, लेकिन जब विराज को याद आया कि उसका काम लड़कियों की तस्करी करना है, तो ऐसे इंसान के लिए किसी भी हद तक चले जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। टैटू भाई के आदमी और विराज के बॉडीगार्ड्स विराज को लेकर रूम नंबर 222 की तरफ रवाना हो गए थे। कमरे के बाहर पहुंचते ही अंदर से लड़कियों की आवाज आ रही थी। टैटू भाई के आदमी ने बिना नॉक करे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी अचानक से डांट का फटकार बाहर निकला। दिस इज सो डिप्रेसिंग। टैटू भाई ने कैसे कैसे आदमी को पाल रखा है। नो मैनर्स एट ऑल। दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई नॉक करेगा। टैटू भाई के आदमी जब पीछे हो लिए थे और विराज के बॉडीगार्ड्स जिन्होंने विराज को दबोच रखा था, उन्होंने अंदर जाने की कमान संभाल ली थी। एक बॉडीगार्ड ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, मैं कम इन सर। हर्षल राजवर्धन सिंह को यह अंदाज बहुत पसंद आया और उसने तुरंत ही अंदर आने का संकेत दे दिया था। देखते ही देखते कमरे में 10 से 15 लोग एंट्री मार चुके हैं। हर्षल राजवर्धन सिंह लड़कियों के बीच में बैठा था। उन लड़कियों ने ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इतने सारे मर्दों को एक साथ देखने के बाद भी उन लड़कियों को कोई शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो उन मर्दों के सामने अपने जिस्म को और भी बेहतर तरीके से दिखाने लगी थी। कमरे में लाइट काफी डिम थी। विराज नहीं चाहता था कि हर्षल राजवर्धन सिंह को उस पर शक हो। चूंकि विराज के ही बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था, इसीलिए विराज ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे मानो उसे बहुत मारा गया हो। हालांकि डिम लाइट में भी हर्षल राजवर्धन सिंह ने विराज को पहचान लिया था। विराज की शक्ल देखकर तुरंत ही हर्षल राजवर्धन सिंह हरकत में आया और अपने ऊपर से एक खूबसूरत महिला को हटाते हुए सीधा विराज की तरफ आगे बढ़ा और बोला, अरे अरे, ये तो हमारे विराज जिंदल हैं। इसे इतनी मार कैसे पड़ी? ऐसा लग रहा था जैसे हर्षल राजवर्धन सिंह अपने आप से ही बात कर रहा हो। जब विराज की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने दोबारा से अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुम्हारी हालत तो देखो। प्लीज मुझे ये मत कहना कि मेरे बच्चों ने तुम्हें मार मार के ऐसा बना दिया है, वरना हम दोनों फाइट कैसे करेंगे? नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा था इन्हें तुम्हें मारने के लिए। मैंने तो इन्हें तुम्हें हाथ लगाने से भी मना किया था। यार, अब मैं इसे कैसे मारूंगा? इसे वापस उसी जगह पर छोड़कर आ जाओ, मैं खुद वहां जाकर इससे निपटूंगा। जैसे ये शब्द हर्षल राजवर्धन सिंह के मुंह से बाहर आए, वैसे ही टैटू भाई के आदमी एकदम स्टन रह गए थे। हर्षल राजवर्धन सिंह उनको क्रिटिसाइज जो कर रहा था। हालांकि उस समय टैटू भाई के आदमी जोर जोर से हंसने लगे थे। टैटू भाई के आदमियों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने किया क्या है। ना तो उन्होंने विराज को पकड़ा था और ना ही उन्होंने विराज को मारा था। उनके लिए इस खेल को समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जब एक ने हंसना शुरू किया तो उसे देखते हुए बाकी के सभी भी जोर जोर से हंसने लगे थे। दूसरी तरफ अचानक से विराज ने भी हंसना शुरू कर दिया था। क्या रे हर्षल, तुझे लगता है कि मैं यहाँ तेरी वजह से लाया गया हूँ? नहीं रे, मैं खुद तेरे पास चल कर आया हूँ और कम से कम अपने आदमियों की तारीफ तो कर दे। वही मुझे तेरे पास लेकर आए हैं जिससे तुझे मार खाते हुए देख सकें। और इन लोगों ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है। ये बोलते हुए सिर्फ विराज ही नहीं हंस रहा था, बल्कि वो लड़कियां जिनके साथ हर्षल बिस्तर में रात गुजार रहा था, वो भी विराज का एटीट्यूड देखकर इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हो गई थी कि हर्षल राजवर्धन सिंह के ऊपर उनकी हंसी निकल रही थी। जब हर्षल राजवर्धन सिंह ने सुना कि विराज को कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो एकाएक स्टन रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने तो टैटू भाई से विराज, जानवी और प्रखर को मारने की बात कही थी, लेकिन टैटू भाई के आदमियों ने विराज को हाथ तक नहीं लगाया था। ये देखकर हर्षल राजवर्धन सिंह गुस्से से तिलमिला उठा था। तुम ठीक हो? ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब मार पड़ती है तो कैसा लगता है। मैं भी देखता हूँ कि यहाँ तुझे बचाने वाला कौन आता है।
जैसे ही हर्षल राजवर्धन सिंह के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसके दांत पसीजने लगे थे। वो विराज को एक जोरदार चांटा मारने ही वाला था कि तभी अचानक से छोड़ दो, जाने दो, छोड़ो, आह आह जैसे कुछ शब्द हर्षल के मुंह से बाहर आने लगे थे। उसके हाथ जो फुल स्पीड में विराज की तरफ बढ़ रहा था, उसे विराज के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया था। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द का भाव दौड़ने लगा और वो जितनी कोशिश कर रहा था अपने आप को छुड़वाने की, वो विराज के बॉडीगार्ड्स के चंगुल से निकल नहीं पा रहा था। क्या होगा आगे? क्या टैटू भाई हर्षल राजवर्धन सिंह की मदद के लिए आएंगे या फिर विराज के प्रभाव से ही वो दूर हट जाएंगे? आखिर विराज अब हर्षल राजवर्धन सिंह के साथ क्या करने वाला था? क्या उसकी हड्डी पसली एक होने वाली थी या फिर उसे उसके कुकर्मों की सजा मिलने वाली थी? विराज का हर्षल राजवर्धन सिंह के खिलाफ क्या मोटिव हो सकता था? क्या इस परेशानी के बाद कुछ दिन विराज की जिंदगी में जानवी के साथ रोमांस लिखा था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।